नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। आपने देखा होगा कि जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तो कुछ दिनों तक तो मामला शांत था और चर्चा इस बात की हो रही थी कि जगदीप धनखड़ बाहर आएंगे और वो कुछ न कुछ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हो, भाजपा के बारे में हो, संघ के बारे में हो या तमाम जो सत्तारूढ़ दल है उसके बारे में कुछ न कुछ कहेंगे। साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जगदीप धनखड़ दूसरे सत्यपाल मलिक बनेंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुख्य कारण ही ये था कि वो सत्ता में रहे केंद्र सरकार के साथ तालमेल से आगे निकल चुकी थी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो साजिश करने की कोशिश वो कर रहे थे, निश्चित तौर पे इसकी वजह से ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। और जगदीप धनखड़ के साथ जगदीप धनखड़ जी ने क्या कुछ किया, एक एक मूवमेंट के बारे में जब उनका इस्तीफा हुआ था तब हम लोगों ने खुलकर और विस्तृत चर्चा की है। इसके बारे में तमाम वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आज जगदीप धनखड़ की बात क्यों करनी जरूरी हो गई वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको याद होगा कि जब समय बीत गया, नए उपराष्ट्रपति का अब चुनाव होने वाला है। अब 10 दिन में 9 सितंबर को चुनाव है, 9 को ही रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट भी पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन विपक्ष ने एक सवाल उठाना चालू किया। विपक्ष ये सवाल पूछने लगी कि जगदीप धनखड़ कहां है। और आप तो जानते ही हैं कि इस देश के एक मीडिया वर्ग हैं जो हमेशा उल्टी खबरों को चलाने में उस्ताद है, या उसको यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रायोजित खबरों को कैसे बूस्टअप किया जाए, उनका मकसद ही यही है। और आप अगर उनके चैनलों के थंबनेल को देखें, हेडलाइंस को देखें, तो वो ऐसी भी खबर बना देते हैं जो हुई ही ना हो। कई बार तो अचानक से जब यूट्यूब खोलता हूं देखता हूं भाजपा की उपराष्ट्रपति के चुनाव में बम्पर जीत, 80 सांसदों ने भाजपा को वोट दिया। साला चुनाव हुआ नहीं। ये हेडलाइन कहां से बनाते हैं लोग, और देखने वाले भी ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसे लोगों को देखते हैं। अब आप इस बात से अंदाज लगाइए कि वो वर्ग कैसा है जो इनको देख रहा है, उनकी समझ कितनी है, क्या चीज कब होने वाला है उससे मतलब नहीं। उसने हेडलाइन डाल दिया, 10 लाख व्यूज आ गया, 20 लाख व्यूज आ गया, 50 लाख व्यूज आ गए। तो वैसे खबरों को प्लांट की जाती है। और विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि जगदीप धनखड़ कहां है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो यही जयराम रमेश कह रहा था कि मोदी जी को मनाना चाहिए था, धनखड़ को उनको फिर से बैठाना चाहिए था, बहुत बढ़िया आदमी है। और जो चने की झाड़ पे जयराम रमेश ने चढ़ाया था जगदीप धनखड़ जी को, उनको लगा था कि जाटों के सबसे बड़े नेता वही। और इसी चक्कर में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। साथ ही साथ उनको ये लगा कि सरकार कहीं ना कहीं हमको मनाएगी, और ये पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि सरकार ने उनको नज़रबंद करके रखा है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। जगदीप धनखड़ अचानक से नजर आते हैं राजस्थान, और राजस्थान में क्यों नजर आते हैं वो भी मैं बता दूं। चूंकि वो पूर्व विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, और पूर्व विधायक जो रहते हैं उनको करीब करीब 35,000 पेंशन मिलती है। 70 की उम्र पार करने वाले विधायकों को 35 तो बेसिक हो गया,
उनको 20% एक्स्ट्रा मिलता है, और जो 80 पार कर जाते हैं उनको 30% एक्स्ट्रा मिलता है। 35,000 में 20% आप जोड़ दीजिए, मतलब 42,000 रुपये। चूंकि कोई भी, और ये 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले के किशनगढ़ सीट से चुनकर आए थे और 1998 तक विधायक रहे। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर चला जाता है दोबारे से, मान लीजिए कि ये 5 साल कार्यकाल पूरा किए तो पूर्व विधायक हो गए, और अगर इनको वहां से कोई ऐसे संवैधानिक पद पे बैठाया जाता है जो सरकार के अधीन हो, सरकारी पद हो, तो वो जो पूर्व पेंशन होती है वो बंद हो जाती है। तो अब तो चूंकि ये राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ये अपना पेंशन चालू कराने के वास्ते वहां के संसद को एक पत्र देने के लिए गए। विधायक का कार्यकाल पूरा होते ही पूर्व विधायक की पेंशन चालू हो जाती है। पूर्व विधायक अगर किसी भी सरकारी पद पर मनोनीत हो जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं तो विधानसभा सचिवालय को इसकी तय फॉर्मेट में सूचना दी जाती है। इसके बाद पेंशन बंद हो जाती है। सरकारी पद से कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा सचिवालय को तय फॉर्मेट में आवेदन कर सूचना देनी होती है। इसके बाद पेंशन शुरू हो जाती है। जो प्रक्रिया बंद करने के लिए है वही सेम प्रक्रिया इसकी शुरुआत करने के लिए भी है। और अगर इनको पेंशन मिलता है, वो उसके हकदार हैं, इससे हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं विपक्ष में जो लोग भी सवाल उठा रहे थे उनके मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है। अब धनखड़ साहब चूंकि पूर्व उपराष्ट्रपति रह गए, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, तो इनको इन तीनों चीज का पेंशन मिलाकर करीब करीब 2.25 लाख रुपए महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। चूंकि ये राज्यपाल की भूमिका में भी रह चुके हैं बंगाल में, उसके बाद इन्होंने उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया था। तो पूर्व राज्यपाल जो होते हैं उनकी कोई पेंशन नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले जब ये सब मसला चल रहा था तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापा। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इनको जो दिल्ली में आवास मिला हुआ है उसमें वो मस्त ओटीटी पर सीरियल देख रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली। सुबह में सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये खबरें चल रही थी। अखबार में सूत्रों के हवाले से बताया कि 15 एकड़ के फैले इस उच्च सुरक्षा वाले आवास में धनखड़ सुबह योग करते हैं और शाम को टेबल टेनिस खेलते नजर आते हैं। वहीं उनकी बेटी भी लगातार इनसे मिलने आती रहती है, जो गुरुग्राम में रहती है। अब देखिए, ये पूरा जो नैरेटिव सेट किया गया था वो किस लिए किया गया? चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इधर से सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं और बी सुदर्शन रेड्डी इंडी अलायंस ने उनको अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। अब इस पे भी प्रोपेगेंडा फैला। चूंकि ये तेलंगाना से आते हैं, तेलुगु भाषी हैं, तो इसमें कहा गया, साफ साफ हेडलाइन बनाया गया कि अब चंद्रबाबू नायडू चले, तेलंगाना से रेड्डी हैं, इनको चंद्रबाबू नायडू पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या विपक्ष को ये बातें चंद्रबाबू नायडू ने बताई थी? क्या चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के किसी सांसद ने बताई थी? किसी ने नहीं बताया। लेकिन प्रोपेगेंडा है, फैलाना तो है, माहौल कैसे बनेगा? उसके बाद YSRCP जगन मोहन रेड्डी को लेकर के भी कहा गया कि भैया रेड्डी हो, रेड्डी है, अगर नहीं दोगे तो अगले बार फिर आंध्रा का चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि चाहे YSRCP हो या फिर TDP, दोनों ने ही पहले कंफर्म कर दिया है कि
वो राधा कृष्णन जी को सपोर्ट करेंगे। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो राज्यसभा सांसद और एमपी हैं, ये सारे लोग मिलाकर के वोट देते हैं और इनको जीतने के लिए 392 वोट कम से कम चाहिए। तो 392 से ज़्यादा एनडीए का आंकड़ा ऑलरेडी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल के कितने सांसद सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करते हैं और इनका जीत का आंकड़ा कितना रहता है। क्योंकि जो भ्रम और नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तब ये सवाल बनेगा ना कि ये तिकड़मबाजी सिर्फ हवा बनाने की है, जैसे आजकल राहुल गांधी वोट चोर को लेकर बिहार में दौड़ रहे हैं। फायदा इसका मिलना जुलना कुछ नहीं है। और कई सारे तो ऐसे पत्रकार हैं जो सुबह उठते हैं और शाम तक केंद्र में मोदी को सरकार गिरा रहे हैं और यूपी में योगी का सरकार गिरा रहे हैं। जबकि 2002 से लेकर आज तक मोदी जैसे थे वैसे ही खड़े रहे, गुजरात में भी, और आज भी 11 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब भी कांग्रेस की दाल नहीं गली। और अब की जो कांग्रेस है वो किस हद तक उसका स्तर नीचे गिर गया है, ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। तो इसी वजह से जगदीप धनखड़ की खबर आई, तो काफ़ी दिनों के बाद इस बात की सच्चाई को भी रखना आवश्यक था कि जगदीप धनखड़ स्वस्थ है, दिल्ली के सरकारी आवास में है और मज़े से आगे की लाइफ काट रहे हैं। और फिलहाल ये स्पष्ट संदेश विपक्ष के लिए दिखाई दिया कि विपक्ष जिस नैरेटिव को कैश करने के फिराक में था, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो QR कोड स्क्रीन पे है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में की डिटेल आपको मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।